आज का एक और बड़ा मुद्दा यह है कि बातचीत कैसे होगी। आज कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का 34वां दिन है, 34, और सरकार ने कहा है कि वो प्रदर्शनकारियों के हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। हम आपको पहले यह बताते हैं कि सरकार इस पर कह क्या रही है। सरकार ने यह कहा है कि प्रदर्शनकारियों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। प्रदर्शनकारी जब चाहें तब सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार रहेगी। बातचीत का वक्त भी प्रदर्शनकारी युवा खुद चुन सकते हैं। बातचीत के लिए प्रदर्शनकारियों को जितना वक्त चाहिए वो भी सरकार देने के लिए तैयार है। यह भी कहा गया है कि सरकार की कोई शर्त नहीं है, वो आंदोलन के अलावा बाकी मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है, जो भी मुद्दे छात्र उठाएं। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुद्दा भी शामिल हो सकता है। पिछले एक दिन में सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए 4 बार प्रस्ताव भेजा है। अगर ये प्रदर्शनकारी बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसमें शामिल हो सकते हैं। और सरकार यह भी कह रही है कि कहां बातचीत होगी या नहीं होगी, ये उसके लिए प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, लेकिन मामला कैसे फंसा है वो समझिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुझाव दिया है कि प्रदर्शनकारी बातचीत के लिए जेपी नड्डा के सरकारी आवास पर भी आ सकते हैं या ये मुलाकात उनके दफ्तर में भी हो सकती है। अब ये सारी बातें सरकार की तरफ से कही गई, लेकिन इन पर कॉकरोच जनता पार्टी क्या कह रही है वो भी देख लीजिए। प्रदर्शनकारियों ने यह बात मानी है कि सरकार उन्हें बातचीत के लिए प्रस्ताव भेज रही है, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। वजह, उनका कहना है कि सरकार से बातचीत तभी हो सकती है जब सरकार यह मान ले कि वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी। यह भी कहा गया है कि अगर सरकार को प्रदर्शनकारियों से बात करनी है तो वो जंतर मंतर के आसपास कोई न्यूट्रल जगह ढूंढे। यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अब जेपी नड्डा के घर या दफ्तर बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। ये बातचीत भी उसी स्थिति में होनी चाहिए जब सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर ठोस फैसले लेने के लिए तैयार हो। यानी अभिजीत दीपके ये चाहते हैं कि जब सरकार की तरफ से कोई नेता उनसे बातचीत करने आए तो वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लिखित गारंटी दें। और इन्हीं मांगों के बीच अभी ये बातचीत पूरी तरह से फंस गई। और वहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी ऐलान कर रही है कि कल से वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। सुनिए। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार है। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। कोई फायदा नहीं है ऐसे चीजों का, ऐसे अनाउंसमेंट का, झांसे ये सब कुछ। जनता झांसों में ना पड़े। हमें चाहिए अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही। एंड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया, जंतर मंतर आ जाइए, या तो कोई न्यूट्रल एवेन्यू, न्यूट्रल प्लेस आ जाए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, वहां पे मिल लेंगे। धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं, और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है। सरकार को ये सब नाटक रचने से अच्छा उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे इतने सारे प्रदर्शनकारी धूप में, बारिश में खड़े हैं, लाखों की संख्या में खड़े हैं, एंड खड़े ही रहेंगे, एंड ये संख्या बढ़ती जाएगी। ये सब में एनर्जी ना डाल के वो हमसे डायरेक्टली संपर्क करें एंड सीधा सीधा बात करें कि कहाँ आना है, कब मिलना है एंड कितने टाइम के लिए मिलना है। तो आपने सुना किस तरह से पूरी बातचीत करने की कोशिश हो रही है, और इधर से सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, वो भी कह रहे हैं बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्त है। और कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि एक तो आप लिखित में दीजिए कि आप इस्तीफा लेंगे, दूसरा आप कोई जंतर मंतर के पास की जगह पर आइए। एक तरफ बातचीत की कोशिश है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आज ऐलान किया है। आज दिन भर चर्चा इसके इर्द गिर्द होती रही, क्योंकि ये बड़ा कदम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक के मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए तरीका एक है, और वो है फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट को विशेष अदालत भी कहा जाता है। ये ऐसी अदालतें होती हैं जो खास तरह के मामलों में जल्द सुनवाई और जल्द फैसला देने का काम करती है। पेपर लीक के मामलों में इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जरूरत क्यों है, इसके बारे में हमने आपको कल ही बता दिया था।
हमारे देश में साल 2002 से 2025 के बीच ऐसी 45 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिनमें कम से कम 1 लाख बच्चे शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि इन 45 पेपर लीक के मामलों में सिर्फ 2 ही मामले ऐसे रहे जिनमें अदालत का फैसला आया। ये बात हमने कल भी आपके सामने उठाया था। बाकी मामलों में ज्यादातर आरोपियों को जमानत मिल गई, या कोर्ट आज तक भी इन मामलों में इंसाफ नहीं कर पाई है। सोचिए, अगर पेपर लीक होते रहेंगे, अदालतों में दोषियों को सजा नहीं होगी, तो ये चोरी रुकेगी कैसे? इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है। ये कोर्ट मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मध्य प्रदेश में बनाई जा सकती है। और इनमें भी बड़ी बात यह है कि ये अदालतें सभी पेपर लीक के मामलों की सुनवाई नहीं करेंगी। जो परीक्षाएं केंद्रीय स्तर की होंगी, उन्हें ही इन मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में सुनवाई होगी। जैसे यूपीएससी की परीक्षा है, केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा है, रेलवे की परीक्षा है, सरकारी बैंकों में भर्ती की परीक्षा है, और जो परीक्षाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराई जाती हैं, उन्हीं के पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करके दोषियों को सजा सुनाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई, या मान लीजिए कर्नाटक सरकार ने कराई, या तमिलनाडु सरकार ने कराई, वहां अगर उस परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, तो ऐसे मामलों में जल्द इंसाफ दिलाने के लिए इन्हीं राज्य सरकारों को अपने यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनानी होंगी। और यही तरीका है, राज्य अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाती हैं। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अभी लगभग सभी राज्यों में अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कहीं भी इन मामलों में जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है। फिर चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, कांग्रेस शासित राज्य हो, या ऐसे राज्य हो जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। यहां यह भी समझना होगा कि हमारे देश में अब तक फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रदर्शन कैसा रहा है। उदाहरण के लिए रेप और पॉक्सो, आपको याद होगा, जैसा हमने कल भी आपको बताया था, निर्भया कांड के बाद जब पूरा देश आंदोलित था, पूरे इंडिया गेट पर, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, लोगों का हुजूम उतरा था इंसाफ के लिए हाथ में मोमबत्ती लेकर। तब अंत में यह फैसला लिया गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, क्योंकि कन्विक्शन नहीं होता है, तो फिर आज मुद्दा यही है कि रेप, पॉक्सो ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रावधान है। तो यहां पर क्या रेट है? ये अदालतें हर महीने औसतन लगभग 9.5 मामलों का निपटारा करती हैं, जबकि सामान्य अदालतें हर महीने औसतन 3.3 मामलों का निपटारा कर पाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य अदालतों के मुकाबले इन फास्ट ट्रैक अदालतों की फैसला सुनाने की जो गति है, वो लगभग 3 गुना ज्यादा है। 30 जून 2025 तक हमारे देश में कुल 725 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स काम कर रही थी, जिनके संचालन पर केंद्र सरकार ने अकेले 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया। हालांकि यहां हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से न्याय की गारंटी नहीं मिलती। और यह भी एक सच्चाई है कि निर्भया कांड में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की शुरुआत हुई और निर्भया कांड के ही अंतिम फैसला आने में 7 साल लगे। अगर पुलिस जांच धीमी है, फोरेंसिक रिपोर्ट देर से आती है, गवाह समय पर नहीं आते, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी जल्दी फैसला नहीं दे सकती। यानी ऐसी अदालतों के साथ यह भी जरूरी है कि हमारा सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी जो जांच की व्यवस्था है, वो ऐसे मामलों की जांच की गंभीरता को समझे और फिर उसका निपटारा करे। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अब तक पेपर लीक के कई मामलों में पुलिस की जांच इतनी कमजोर रही है कि आरोपियों को अदालतों से फौरन जमानत मिल गई, बाहर आए और इन लोगों ने फिर से दूसरी परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए, फिर आरोपी बने, फिर छूट गए। यानी पुलिस की जांच पर काफी कुछ निर्भर करता है और कोर्ट के फैसलों पर निर्भर करता है छात्रों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस मामले को टोटलिटी में देखना होगा, यानी ये समझना होगा कि पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या है। सभी राज्यों की सरकारों को इसके लिए गंभीर होना होगा। जैसे आज भी देखिए, आज उत्तराखंड में खबर आई है, उत्तराखंड से खबर आई कि आज वहां पेपर लीक होने के बाद पेपर रद्द कर दिया गया है। झारखंड में फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा हुई, जिसमें 75% छात्र इसलिए शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र की जानकारी बहुत देर से दी गई। कई छात्रों को परीक्षा से 1 दिन पहले या कुछ घंटे पहले ईमेल मिला, यह झारखंड की खबर है, और बहुत से छात्रों को उनके गृह जिले की बजाय सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र में बुलाया गया। तो संभव ही नहीं था। सोचिए, इस परीक्षा के लिए आवेदन देने वाले 3,22,000 छात्रों में से 2,36,000 छात्र सिर्फ इसलिए परीक्षा नहीं दे सके क्योंकि सरकार और सिस्टम ने
अव्यवस्था का पूरा जाल बुना हुआ था। यह बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, उत्तराखंड जो हमने आपको बताया, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, खबर आई कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में होने वाली 2 परीक्षाओं के पेपर पहले ही लीक हो चुके थे। इनमें एक क्वेश्चन पेपर को तैयार करने की जिम्मेदारी शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता के पास थी। जांच में पता चला कि उन्होंने परीक्षा से पहले ही पेपर को व्हाट्सएप ग्रुप, कॉलेज के अंदरूनी पोर्टल पर शेयर कर दिया, यानी कई छात्रों को पहले से ही पेपर मिल गया। कमाल है। सवाल यह उठता है कि पेपर लीक की इस बेईमानी को, इस चोरी को आखिर कैसे रोका जाएगा और सरकारें क्या कदम उठा सकती हैं। आज पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए हम भी एक सुझाव देना चाहते हैं। हमारा सुझाव यह है कि पेपर लीक से जुड़े हर मामले को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए। हर जिले, शहर में शिक्षा विभाग, प्रशासन की ओर से सार्वजनिक डिजिटल डिस्प्ले, बड़े सूचना बोर्ड्स पर यह जानकारी अपडेट दी जाए बच्चों के लिए कि अब तक कितने पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, कितने खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, कितने मामलों में सुनवाई चल रही है, कितनों की अदालत ने सजा सुनाई है। जब तक पुलिस से लेकर शिक्षा मंत्रालय इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेगा, पारदर्शिता नहीं रखेगा, बच्चों का यह गुस्सा नहीं ठंडा होगा। छात्रों, आम जनता को यह स्पष्ट तस्वीर तो मिलेगी कि सरकार इस समस्या पर कितनी प्रभावी कार्रवाई कर रही है। हालात सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, एग्जाम आता है, पेपर लीक होता है, री एग्जाम अनाउंस हो जाता है, लेकिन कार्रवाई आप क्या कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा। इसके साथ ही दोषी साबित होने वाले पेपर लीक के अपराधियों के नाम, तस्वीरें सार्वजनिक हो, समाज में स्पष्ट संदेश जाए कि पेपर लीक कोई साधारण अपराध नहीं है जो अभी तक माना गया है। लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ धोखा। हमने आपको कल ही खबर दिखाई थी ना कि पेपर लीक के आरोपी देश की, आप विधानसभा में सोचिए, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए विधायक बनकर। ऐसा सार्वजनिक जवाबदेही भविष्य में पेपर लीक कराने वाले लोगों के मन में डर तो पैदा कर सकती है और बेईमानी को रोकना बहुत जरूरी है। कुछ भी करिए, लेकिन बड़ी बात है और इसमें आपको कदम उठाना पड़ेगा। दिल्ली में 20 जुलाई को हुए उपद्रव को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि इसमें पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया, जबकि दिल्ली पुलिस इन आरोपों को गलत बता रही है और यह कह रही है कि उसके पास पेलेट गन है ही नहीं। लेकिन अब हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने एक नई रिपोर्ट भेजी है जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती हुए एक प्रदर्शनकारी की एमएलसी में जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें यह लिखा है कि उसे पेलेट गन से चोटें आई थी। और यहां यह बात अपनी तरफ से हम नहीं कह रहे हैं। अगर आप सफदरजंग अस्पताल में तैयार की गई इस एमएलसी को देखेंगे तो शरीर पर आई चोटों के लिए पेलेट इंजरी मार्क लिखा गया है। देखिए, ये जो शब्द वहां पर लिखे गए हैं जिसको हमने हाईलाइट किया है, पेलेट इंजरी मार्क्स। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती एक प्रदर्शनकारी के मेडिकल दस्तावेज हैं जिनमें यह लिखा है कि इस प्रदर्शनकारी को जो चोटें आई वो पेलेट गन की हैं और उसके शरीर में लगे पेलेट गन के छर्रे भी बाहर निकाल दिए गए। और सुरक्षा कारणों से हम इस प्रदर्शनकारी का नाम आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शनकारी ने खुद हमें ये तस्वीरें दी हैं जिसमें पेलेट गन से आई इन चोटों को दिखाया गया है। हमारे सहयोगी आशीष की ये रिपोर्ट है और इससे ये सवाल भी उठते हैं कि क्या वाकई में 20 जुलाई के संसद मार्च में पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। अभी दिल्ली पुलिस के पास पेलेट गन नहीं है, लेकिन दिल्ली में तैनात की गई रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ की एक विशेष टुकड़ी है जिसे पेलेट गन दी गई है। इससे पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी ने पेलेट गन दागे जाने का दावा किया था तब दिल्ली पुलिस ने इसे फेक न्यूज बताकर अपना पक्ष रखा था और कहा था कि पेलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा एक और दावा यह हो रहा था कि 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई में एक लड़की की मौत हो गई, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह दावा पूरी तरह गलत है और किसी लड़की की इस प्रदर्शन में मौत नहीं हुई है। पुलिस यह भी आरोप लगा रही है कि ऐसे दावे करके सोशल मीडिया पर युवाओं को मोबिलाइज किया जा रहा है, उन्हें जंतर मंतर आने के लिए कहा जा रहा है।